काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन, वो भी क्वेश्चन बैंक का, वो भी क्वेश्चन बैंक का 2013 2014। आपने पिछले वीडियो 2011 2012 का रिवीजन नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजाना टेस्ट लिया जाता है, फ्री पीडीएफ डाला जाता है। तो आप आज आप ही ज्वाइन कीजिए टॉपर बैच, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नंबर देने वाला हूँ या डिस्क्रिप्शन में सीधे जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे। यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। संगमरमर कहे या चूना पत्थर कहे चाहे या चौक कहे, सभी का सूत्र एक होता है। तो आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को पीडीएफ बनाने के लिए इसमें टिक मार रहे थे तो देखिए गलत टिक मारा गया है। तो पीडीएफ बनाने के लिए टिक मार रहे थे, फिर आपको आंसर नहीं पता चलता, इसलिए टिक मार दिए हैं। तो चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, आपको पता होना चाहिए। संगमरमर पूछे या चूना पत्थर पूछे या चौक पूछे, सभी का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, CaCO3। तो इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं कि एल्डिहाइड कहते हैं कि अम्ल कहते हैं कि ईथर कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम अम्ल कहते हैं। तो ढेर सारे बच्चे गड़बड़ा रहे हो कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये गलत है। COH अभिक्रियाशील मूलक को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। COH अभिक्रियाशील मूलक को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। CO को कीटोन बोलते हैं। ईथर को तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो ईथर को नहीं पता है। कीटोन को हम CO बोलते हैं। ईथर को तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो नहीं बता सकते हैं। एल्डिहाइड को COH बोलते हैं। अम्ल का COOH बोलते हैं। तो ये सब बहुत हल्का रहता है, इसमें कोई भारी बात नहीं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल से वो बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो 4 कच्ची सामग्रियों का आवश्यकता होती है। तो चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण में। कभी कभी इसका राइट आंसर हो जाता है क्लोरोफिल। ये तो हमें पता नहीं, पर हमें जो पता है वही आपको सच सही जो है वही बता रहे हैं। लाल रक्त कण में पाया जाता है मैग्नीशियम। कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है घेंघा होता है कि मधुमेह होता है कि क्रेटिनिज्म होता है कि बौनापन होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। और घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। तो हम इसमें आज करेंगे 2013 2014 का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वन का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है सबसे दूर से, मतलब सबसे दूर से लौके हुआ। तो सबसे दूर से कौन सा प्रकाश दिखाई देता है? तो बैगनी दिखाई देता है कि लाल दिखाई देता है कि नीला दिखाई देता है कि पीला दिखाई देता है। तो सबसे दूर से कौन दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर लाल हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछता तो सबसे कम कौन हो जाता है? बैगनी हो जाता है, क्योंकि यह दूर से देखने पर काला, यह इसका अपना खुद का रंग नहीं दिखाई देता है, यह काला दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति का समात्रक होता है। विद्युत शक्ति का समात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का समात्रक क्या होता है? वाट होता है, आपको यह पता होना चाहिए। विद्युत शक्ति का समात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे हम चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु आपको बताना है। लोहे का बना होता है कि तांबा का बना होता है कि टंगस्टन का बना होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आप जानते हैं कि तंतु किसके
पियर बॉल जो बढ़ता है, पीला टाइप पर बॉल बढ़ता है, उसके अंदर देखेंगे टेढ़ी मेढ़ी बनाया रहता है, वही जैसे बॉल के अंदर ऐसे ऐसे देखेंगे वो बनाया रहता है, वही टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे हम चलते हैं। कहा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक में नाभिकीय ऊर्जा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हीलियम से प्राप्त कर सकते हैं कि क्रोमियम से प्राप्त कर सकते हैं कि यूरेनियम से प्राप्त कर सकते हैं कि एल्युमिनियम से प्राप्त कर सकते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम का क्षय आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का क्षय बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब आगे करते हैं। चलिए इसको इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे स्क्रीन पर। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2 है कि NH3 है कि CO2 है कि N2 है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो इसके लिए कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, CO2 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकन से निकाला जाता है कि लाल पत्ता गोभी से निकाला जाता है कि हल्दी से निकाला जाता है कि पेट्रोनियम फूल से निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है आपको बताना है। तो लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकन से निकाला जाता है। इसका राइट आंसर लाइकन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? एन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसमें तो कोई भारी बात नहीं, सीधे आपको इसको डायरेक्ट आंसर याद करना पड़ेगा। Na2ZNO2+H2। ये काफी बार नहीं पूछा, ये मात्र एक बार पूछा है 2013 के जो अभी बता रहे हैं उसी में सिर्फ पूछा है। तो आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन को आप टेंशन मत लीजिए। आप समझ रहे हैं ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन को आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये तो बहुत हल्का सा सवाल है, आप इसका जवाब जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर अम्ल का पूछ दे तो 7 से कम, और क्षार का पूछ दे तो 7 से अधिक। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है कि NaOH होता है कि Na2CO3 होता है कि KOH होता है? तो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। आप कभी कभी पूछेगा कि खाने का सोडा का सूत्र बताओ, खाने के सोडा का सूत्र बताओ या बेकिंग सोडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, NaHCO3। इसमें कोई भारी बात नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, निकल जाएगा आपका एग्जाम, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते। एक्वारोजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। मतलब देखिए यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। इसमें गड़बड़ाने वाला बात नहीं है, जो आगे होगा उसका, अगर ये वाला आगे होता है ये पीछे होता है तो 3:1 हो जाता है। आप समझ रहे हैं, आगे 1 बाद में 3 है तो इसका राइट आंसर 1:3। इसमें गड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं। यहाँ पर सभी एग्जाम को की तैयारी कराई जाती है, वो भी ट्रिक की सहायता से। आगे चलते हैं। कह रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है? ये तो बहुत सा हल्का सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में जल्द से जल्द। द्विखंडन होता है किसमें होता है? अमीबा में होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर होता है कि अंडप होता है कि वर्तिकार होता है कि वर्तिका होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग किसका होता है? पुंकेसर का होता है। किसका होता है? पुंकेसर का होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको सिर्फ दिमाग माइंड लगाना है, सब आपका क्लियर होगा। तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। आगे चलते हैं। कहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है किसमें? योनि में होता है कि गर्भाशय में होता है कि फिलोपियन नलिका में होता है कि अंडाशय में होता है? तो आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। तो अंडाणु निषेचित फिलोपियन नलिका में होता है। बस इसका कोई आपको बड़ी बात नहीं है, सब चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बिना, मेरा 2 साल हो गया छूटा हुआ, देखिए सभी अभी भी याद है हमको। तो चलिए आपको भी ऐसे ही रिवीजन करना है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, माने M बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। तो V/U जहाँ पर ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर V/U है, तो इसको हम लगा देंगे अवतल लेंस। अगर अवतल में माइनस होता है, चलिए माइनस दिया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, V/U। अगर माइनस V/U हो सकता है क्योंकि अवतल लेंस है तो आप समझ नहीं सकते अवतल में माइनस होता है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताए थे। वक्रता त्रिज्या के बीच तो आप संबंध बता ही सकते हैं, एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर क्या, आर बाई टू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें यही फार्मूला होता है, एफ बराबर आर बाई टू। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित हो गया। आगे हम चलते हैं। यह 2013 का कंप्लीट हो गया है, 2013 का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 2014 के क्वेश्चन बैंक पर। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे। चलिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध बताना है। तो देखिए, वही आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है। आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। आर बराबर भी बटा आई। आर बराबर क्या, भी बटा आई। तो आपको पता होना चाहिए आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। तो चलिए, इसका राइट आंसर आर बराबर भी बटा आई। इसमें कोई कभी कभी आपको गुना करके मल्टीप्लाई करके दे देगा, भी बराबर दे देगा, तो भी बराबर आर आई। कभी कभी आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखिएगा, आप कैसे भी दे दे आप उसको बना सकते हैं। आर बराबर भी बटा आई आप याद रखिए, आपको कैसे भी दे दे आप उसका क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। कहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट, ये तो न्यूमेरिकल में आता है, फिर ये तो आपको न्यूमेरिकल में आता है, न्यूमेरिकल में बताऊंगा नहीं। चलिए, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को बता दूं। तो 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रयुक्त धारा का मान माने आई बराबर क्या होगा, आई बराबर पूछ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 वाट है, 100 लिख देंगे ऊपर, और कितना वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 250 से भागा दे देंगे। इसका राइट आंसर 0.4 एम्पियर आ जाएगा, भागा देंगे तो आप। चलिए आगे काम करते हैं। कहा कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगर बिजली घंटी, कभी कभी बिजली घंटी भी पूछ देता है, तो बिजली घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आपका ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पर साइंस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। कारण कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इसको आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। ये नहीं कि आप मोटर मार दीजिएगा, मोटर नहीं होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनरेटर कहते हैं। आगे चलते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते तो गतिशील कण होते। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते तो गतिशील कण क्या होता है, आपको बताना है। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन आप मान दीजिएगा। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, जो लफुआ की तरह घूमते रहता है, इधर से इधर घूमते रहता है, वही गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण से ही हमारे घरों में बिजली होती है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ये भी आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि 2011 2012 दोनों में पूछा गया था। तो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जो जमीन से नहीं प्राप्त हो, एक तरफ से समझिए, जो जमीन से नहीं प्राप्त हो, एक तरफ से समझिए। तो नाभिकीय ऊर्जा जमीन से नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे। आप तो इसका जवाब जानते होंगे, आप इसे VVI लगा लीजिए। किससे कैसे लगा लीजिए, VVI, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति हावर होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति हावर कम से कम। ये ना कि आप 150 मार दीजिए, 1500 मार दीजिए, ये सब नहीं। आपको सिर्फ याद करना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी किलोमीटर प्रति सेकंड देता है, तो उसमें भी आप गलती कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा समझ कर मानना है। यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो नाइट्रेट का होता है NO2 और ऑक्सीजन का O2। तो यही प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, NO2 और O2। चलो, कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उसको आप मत लीजिए, ये भी देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी मेरा फर्ज है कि आप लोगों को बता दूं। तो चलिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही है, मैंने पूछा है कि कौन सा सूत्र सही है, तो आप बताइए कि कौन सा सूत्र सही है। Na2CO3 × 5A2, ये किसका सूत्र होता है, आप जानते हैं नहीं? तो ये नहीं, आप जो नहीं जानते उसको सीधा कटअप कीजिए, कटअप। Na2CO3 × 2H2 जानते हैं नहीं? Na2CO3 × 10H2O जानते हैं, किसका सूत्र है? तो धोवन सोडा का सूत्र। धोवन सोडा मतलब वाशिंग सोडा का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे हम चलते हैं।
करा कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को हम काट सकते हैं कि कैल्शियम को काट सकते हैं कि कॉपर को काट सकते हैं कि आयरन को। तो हम आपको बता दें कि चाकू से हम किसे किसे काट सकते हैं। लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं और पोटेशियम को काट सकते हैं। यही तीनों का हम चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से हम लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम। आप तीनों याद रखते हैं, कभी कभी ऑप्शन दे सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बस आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कहा कि निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन में 3 आवन पाया जाता है। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवन पाए जाते हैं, तो देखिए कौन सा हाइड्रोकार्बन में 3 आवन पाए जाते हैं। तो C3H4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन 2013 का समाप्त होने वाला है, इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं। कहा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। इसका राइट आंसर तो हमें पता नहीं, पर जो क्वेश्चन बैंक में दिया है उसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि चलिए बी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताने की सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। कॉपर है कि Hg है कि Ag है कि Au है, माने कॉपर है कि शीशा है, कुछ क्या है आपको बताना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो कॉपर ही हो जाएगा, क्योंकि यह तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। आगे चलते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे चलते हैं। कारण कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, कोई अपघटक कहलाते हैं, कोई उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या हाथ श्रृंखला कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग में आते हैं, तो समजात अंग में आते हैं। समजात अंग में आते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग में आते हैं, समजात अंग में आते हैं। आगे देखिएगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। नंबर लिखिए, आप इस पर मैसेज ही करिए, आपको ग्रुप में जल्द से जल्द जोड़ दिया जाएगा। तो लिखिए 9334517119। इस पर आप मैसेज कर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है कि संयोजन है कि अपचयन है कि विस्थापन है। तब भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तब भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। आपको यही बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है। केंचुआ है कि मछली है कि शेर है कि बकरी है। उभयलिंगी जंतु कौन है, आपको बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन है। केंचुआ है कि मछली है कि शेर है कि बकरी है। उभयलिंगी जंतु कौन है, तो उभयलिंगी जंतु हो जाएगा इसका राइट आंसर केंचुआ। उभयलिंगी जंतु कौन होता है, केंचुआ होता है। इसको आप देखेगा तो दोनों तरफ से चलता है। देखें केंचुआ को आप लोग, जो केंचुआ को देखें उसको आप कमेंट करें कि हम देखें सर। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन को जल्द समाप्त करते हैं। कारण कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण, जो भूमि से जल निकलता है, कौन सा उदाहरण है। नदी, तो नदी में तो पानी आता है, आप लोग जानते हैं नदी में तो पानी आता है। तालाब में भी पानी आता है, समुद्र में भी आता है। कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। कुआं किसका उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।